बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 7, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्लास लेक्चर में हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हवाले से टॉपिक्स को डिस्कस किया था और हमने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इकोनॉमिक ब्लॉक से क्या मुराद है और कौन कौन से इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं जो इंटरनेशनली अभी जो है वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है। और ये जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है या जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनते हैं, इनसे एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है। ठीक है। इस फ़ायदे के हवाले से हम आज जो है इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्या मुराद है। इससे मुराद जो द ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंस दैट रिजल्ट्स व्हेन टू और मोर कंट्रीज विद इन अ जियोग्राफिक रीजन फॉर्म एन अलायंस एम्ड एट रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलके जो हैं, जो कि जियोग्राफिकली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, रीजन वाइज एक दूसरे के करीब होते हैं या एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो मिलके एक अलायंस करते हैं। वो मिलके एक अलायंस करते हैं और इस अलायंस का जो मकसद होता है, इस अलायंस का मकसद ये होता है कि वो आपस में जो ट्रेड के जो बैरियर्स हैं ना, उनको कम किया जा सके। यानी कि दोनों कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करें तो उनको कम से कम बैरियर्स का सामना करना पड़ सके। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं वो भी कम से कम उनको फेस करने पड़े। ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि इसीलिए कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, रीजनली जो आपस में अटैच होते हैं, रीजन वाइज वो आपस में इंटीग्रेशन करते हैं ताकि वो जब आपस में ट्रेड करें तो उनको कम से कम टैरिफ्स अदा करने पड़े, कम से कम जो है उनको बैरियर्स का, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का और टैरिफ बैरियर्स का, जो टैक्सेस का सामना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है कि हम ऐसा एग्रीमेंट करें, ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें हम अपने जो है ना, जो टैक्सेस वगैरह को एलिमिनेट कर दें। ठीक है। कोटा सिस्टम को भी ख़त्म कर दें, टैक्सेस वगैरह जो हैं उनको भी ख़त्म कर दें। ठीक है। यानी कि जितने हम बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं उतने बैरियर्स को रिड्यूस करें और हमारी जो ट्रेड है ना वो फुल्ली फ्री फ्री ट्रेड हो जाए आपकी। ठीक है। यानी कि बगैर टैक्स अदा किए जो है ना लोग आपस में ट्रेड करें, कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाए। कोटा सिस्टम बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कोटा सिस्टम है, पाकिस्तान ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं की जा सकती। ठीक है। अब ये टैक्सेस नहीं है, बेसिकली ये जो है पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम के तहत जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी है ख़ास चीज़ों पे कि ये चीज़ें जो है एक ख़ास मकदार से ज़्यादा पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं की जा सकती। ठीक है। इसको हम कोटा सिस्टम कहते हैं। ये भी एक किस्म का ट्रेड बैरियर है। तो इस सूरत हाल में जो कंट्रीज़ हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ताकि जो ट्रेड को इन्हांस किया जा सके, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाया जा सके और जो टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और जो कोटा सिस्टम है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए ताकि फ्री ट्रेड वाला एक माहौल बन जाए और लोग अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनको आपस में एक्सचेंज करें और बगैर टैक्सेस को फेस किए, बगैर कोटा सिस्टम को फेस किए हुए। ठीक है। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है इसको हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ब्लॉक भी कहते हैं और सिंपली हम इसको इकोनॉमिक ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है। ब्लॉक बेसिकली जो है ना एक फ्रेंच वर्ड है, BLOC। ठीक है। इसको हम जो है वो ब्लॉक भी हम नॉर्मली हम इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में BLOC के पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में ब्लॉक BLOC होता है। बहरहाल ये दो बड़े ब्लॉक्स जो हैं इस टाइम जो है आपके वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं वो एक यूरोपियन यूनियन है और दूसरा आपका जी नाफ्टा। यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्रीज आते हैं उन्होंने आपस में जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हुई है, एक अलायंस किया हुआ है कि जब हम आपस में ट्रेड करेंगे तो हम जो है वो कम टैक्सेस अदा करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। ये कम टैक्सेस का हमें सामना करना पड़ेगा और कम जो है कोटा सिस्टम को फेस करना पड़ेगा जब हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे। ठीक है।
हाँ, अगर कोई कंट्री जो है जो यूरोप में है, वो किसी दूसरे कंट्री से जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं आता, उससे ट्रेड करता है, तो फिर उसको सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। कोटा सिस्टम को भी फेस करेगा और टैरिफ्स वगैरह को भी फेस करेगा, टैक्सेस वगैरह को भी इम्पोर्ट करते हुए फेस करेगा, ठीक है? ये बेसिकली जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को जो मज़ीद प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाई गई है, ताकि वहाँ पे जितने कंट्रीज़ है यूरोप में जो आते हैं, वो मतलब ट्रेड के हवाले से बाकी सारों से आगे हों। उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली है, ठीक है? जैसे कि हम अक्सर बात नहीं करते, हम हमारे जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर ये रिवाज होता है कि नस्ल परस्ती का निज़ाम है, ज़ात परस्ती, नस्ल परस्ती, ठीक है? और इलाका परस्ती को लोग जो है वो देखते हैं। उसमें ये होता है कि लोग सुबायत परस्ती का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा आम है, ठीक है? तो उसमें ये चीज़ होती है कि लोग अपने सूबे के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे सूबे के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है? या अपनी नस्ल के लोगों को, अपनी ज़ात के लोगों को, अपनी बरादरी के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरे लोगों से जो है वो नफ़रत करते हैं, उनके बारे में उनका ख़्याल नहीं करते, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखते, ठीक है? इसी तरह से यूरोपियन यूनियन को भी आप ले सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का मकसद भी क्या है कि अपनी जो यूनियन है उसके अंदर जितने कंट्रीज आ रहे हैं उन्होंने उनको फोकस करना है, उनके इंटरेस्ट को वॉच करना है, उनको उनने मतलब डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाना है, ताकि यूरोप में के अंदर जितने कंट्रीज आ रहे हैं वो सारे के सारे खुशहाल हों, वहाँ पे तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, वो बाकी दुनिया की निस्बत जो है वो आगे जा सके, ठीक है? इस तरह से एक और अमेरिका भी आपको पता है एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है? और यहाँ पे भी मतलब 50 रियासतें हैं, यानी कि 50 मुल्क हैं तकरीबन। तो इन्होंने भी अपनी एक जो है वो यूनियन बनाई हुई है और इस यूनियन का नाम क्या है जी? नाफ्टा, ठीक है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा इस यूनियन का नाम है, ठीक है? और ये मतलब जो है कंसिस्ट ऑफ कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने मिलके जो है, इसमें कनाडा भी शामिल है, मेक्सिको भी शामिल है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो अमेरिका की रियासतें हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, ठीक है? तो इन सब ने मिलके जो है एक यूनियन बनाई हुई है जिसका नाम क्या है? नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा इसको बोलते हैं, ठीक है? ये भी लाइक यूरोपियन यूनियन ही है। अब इनका मकसद क्या होता है बेसिकली? जिस तरह से मैंने यूरोपियन यूनियन की बात की, इस तरह से नाफ्टा भी काम करती है, ठीक है? नाफ्टा में भी जो है मतलब जितने कंट्रीज आ रहे हैं वो आपस में जब ट्रेडिंग करेंगे, आपस में उन्होंने अलायंस किया, आपस में जब वो ट्रेडिंग करेंगे तो वो एक दूसरे से जब इंपोर्ट करेंगे चीज़ें तो उनको कम टैक्सेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर कम कोटा सिस्टम को, कम ट्रेड बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा या कम इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर देन, मतलब जो अदर देन नाफ्टा कंट्रीज है उनमें, ठीक है? अगर वो अदर देन नाफ्टा कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या वहां पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ज्यादा टैक्सेस को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? या कोई बाहर से, जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया है या जो दूसरे कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज हैं, वो अगर नाफ्टा कंट्रीज से ट्रेड करते हैं या वो यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा जो कोटा सिस्टम है या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं उनको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करेंगे या जो नाफ्टा के अंदर कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करेंगे तो उनको कम ट्रेड बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। ये इन यूनियन का मकसद है कि इन अपने अंदर जो कंट्रीज है ना, उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए जो है राहें हमवार करते हैं, उनको एक फ्री ट्रेड जो है वाला इन्वायरमेंट मुहैया करते हैं कि वो कम टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ आ रहे हैं, इन ये जो है तरक्की की तरफ जो है वो गामजन रहे, ठीक है? और ये डेवलप कंट्रीज़ जो है बन जाए, सारे ऑलरेडी जो है वो डेवलप है काफ़ी हद तक, ठीक है? जैसे कनाडा की हम बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करती है, ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ हैं और मज़ीद तरक्की की तरफ जा सकें, ये इसलिए जो है ट्रेड के हवाले से इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूनियंस बनाई गई हैं। अब इन यूनियंस में होता क्या है बेसिकली कि ये सिर्फ जो है ट्रेड के ऊपर काम नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि अगर एक दूसरे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कोई चीज़ चाहिए तो उसकी भी एक्सचेंज की जा सकती है। जैसे कि एक कंट्री को अगर पैसा चाहिए, ठीक है? तो दूसरा कंट्री उसे पैसा देगा जो कि मेंबर है यूरोपियन यूनियन में। अगर एक कंट्री के पास सरमाए की कमी है, ठीक है? तो वो दूसरे कंट्री उसको सरमाया देंगे ताकि वो अपने ट्रेड को बहाल कर सके, क्योंकि यूनियन का मकसद क्या है कि पूरी की पूरी यूनियन के इंटरेस्ट को वॉच करना है, पूरी की पूरी यूनियन को लेकर चलना है, पूरी की पूरी यूनियन जो है उसके फायदे के बारे में वो सोचना है, ना कि एक इंडिविजुअल कंट्री के बारे में सोचें आप। तो यहाँ पे अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अगर पैसा चाहिए, ठीक है?
तो पैसे का फ्लो भी किया जाता है, फ्लो ऑफ कैपिटल भी होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, तो दूसरा कंट्री के पास अगर वो है, तो वो दूसरा कंट्री उस कंट्री को जो टेक्नोलॉजी भी मुहैया करेगा। और अगर इसी तरह से अगर किसी कंट्री को लेबर की जरूरत है, तो दूसरे कंट्रीज उसको लेबर भी मुहैया करेंगे, यानी कि यहाँ पे फ्री फ्लो होता है, कैपिटल भी फ्री फ्लो होता है, ठीक है। और लेबर भी मतलब एक्सचेंज की जाती है आपस में, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपस में जो है फ्रीली एक्सचेंज की जाती है। इस तरह से ये कंट्रीज आपस में एक यूनियन की तरह है, मुत्तहिद है, और ये मतलब ट्रेडिंग में जो है बाकी कंट्रीज से, बाकी यूनियन से आगे हैं। इनकी वजह यही है कि उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है, और अपनी पूरी यूनियन के हवाले से जो है ये काम करते हैं, पूरी यूनियन के इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। हर कंट्री दूसरे कंट्री को फैसिलिटेट करता है, पैसों के हवाले से, लेबर के हवाले से, और जो है वो दूसरी जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम बाकी दुनिया में देखते हैं, बाकी दुनिया में जहाँ पे यूनियंस नहीं हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इस तरह से इन मुल्कों की जो करेंसीज हैं, उनमें भी मतलब हार्मोनाइजेशन होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इनकी जो है वो बनाई जाती है, फिजिकल पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाती हैं, मतलब टैक्सेस यहाँ पे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी भी बना रही है और फिजिकल पॉलिसी भी बना रही है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद बेसिकली ये होता है कि जो एक पैसे का जो फ्लो है ना मार्केट में, वो एक खास हद तक हो, ठीक है। इतना पैसा ना फ्लो कर दिया जाए मार्केट के अंदर कि जो मुल्क में जो है वो इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो बड़े मतलब म्याना रवि के साथ जो है वो बनाई जाती है, ताकि करेंसी की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे। और इस तरह से फिजिकल पॉलिसी भी बनाई जाती है कि टैक्सेस भी इन्होंने इकट्ठे करने हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा टैक्सेस ना हो कि लोगों को ट्रेड में जो है वो एज अ बैरियर महसूस हो, ठीक है। तो टैक्सेस का निज़ाम भी इनका होता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता कि मतलब जो लोग इसको मतलब अपने लिए मुश्किल जो है वो लोगों को लगे, लोगों के लिए जो है इनकन्वीनियंस पैदा करे, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के हो रही हैं। और ये मतलब सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो मतलब अगर कोई बिजनेस करता है दूसरे कंट्री से आगे, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करती है, उसको सब्सिडी देती है उसका। जैसे कि हमने कल बात की थी मर्सिडीज़ के हवाले से, कि मर्सिडीज़ ने जब, आपने मर्सिडीज गाड़ी का नाम सुना होगा, मर्सिडीज़ ने जब अलबामा में अपने जो मतलब प्लांट लगाया, तो अलबामा जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने जो है वहाँ पे सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, उसको सब्सिडी देना शुरू की। अब वहाँ पे मर्सिडीज़ कंपनी जो है उसने जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाई तो वो सस्ते में बनाई, ठीक है, और वहाँ पे उनकी सेल बढ़ गई। इस तरह से जब यूरोपियन यूनियंस में आपस में कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस वक़्त फिर जो जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, वो कंट्री जो वो स्टेट जो होती है, वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को जो है ना, वो सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके लिए जो है वो ख़ास किस्म के जो उसको फ़ायदे देती है, फैसिलिटेट करती है हर हवाले से, ताकि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी कंट्री में वो सस्ते में बने, और आवाम को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में ही मिले, ठीक है। और इस तरह से वो जो है उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, जिस कंट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। ये उस कंट्री के लिए फ़ायदा है, ठीक है। एक्चुअली वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रही होती है, वो इसीलिए बाहर से आने वाली कंपनी को फैसिलिटेट कर रही होती है, क्योंकि बाहर से आने वाली कंपनी की वजह से ही उसकी कंट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इसकी जो है रीज़न्स हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बेसिकली हमारी जो है दो मेन यूनियंस हैं, यूरोपियन यूनियन और नाफ्टा, ठीक है। इसके ऊपर आपसे मैंने जो है वो एक क्विज भी होगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जो है आपसे बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और नाफ्टा के ऊपर। एटलीस्ट जो है 10-10 पॉइंट्स आपके पास आपके जहन में होने चाहिए नाफ्टा के हवाले से, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के हवाले से 10-10 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। मैं आपसे जो है पूछ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो बात कर ली, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक ब्लॉक्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कि जो इंटीग्रेशन हो रही है वो किस, उसके लेवल्स भी कुछ हैं, ठीक है। उन लेवल्स को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है 5 लेवल्स है इंटीग्रेशन के हवाले, रीजनल इंटीग्रेशन के हवाले से हमारे पास 5 लेवल्स है। उन 5 लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे, वो किस किस तरह से हैं। सबसे पहले जी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया से मुराद क्या होता है जी, ये बेसिकली एक स्टेज है, ठीक है, स्टेज ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन विच द मेंबर कंट्रीज एग्री टू एलिमिनेट टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन द ब्लॉक, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक बना दिया जाता है, यानी कि एक जोन टाइप बना दिया जाता है,
कि जहाँ पे मतलब कोई टैक्सेस नहीं होते, ठीक है, कोई आपके इन्वेस्टमेंट बैरियर्स नहीं होते, कोई आपके ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। मतलब ये कंट्रीज आपस में जो है फ्री ट्रेड एरिया के हवाले से भी काम करते हैं, एक ब्लॉक जो है वो बना देते हैं, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर जो है जो भी ट्रेड करेगा, जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन को एक ब्लॉक बनाया गया ना, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, उनको कोई टैरिफ्स वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इजीली जो है उनको उनकी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एरिया कहलाती हैं, ठीक है। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई किसी किस्म के टैक्सेस ना हो, कोई कोटा सिस्टम ना हो, जहाँ और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ना हो, और फ्रीली ट्रेड हो सके प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, उस ब्लॉक के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं जी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये 5 लेवल्स बनाए हुए हैं फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, पहला लेवल है। उसके बाद जो है जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया में उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, नाफ्टा इसकी एग्जांपल है, एफ्टा है, ठीक है, एशियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशन है, CER, ठीक है। ये डिफरेंट सारे फ्री ट्रेड एरिया में आते हैं जोन, इनको हम फ्री ट्रेड एरिया कह सकते हैं। उसके बाद कस्टम यूनियंस होती हैं, उसके बाद कॉमन मार्केट्स हैं, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियंस होती हैं, और पॉलिटिकल यूनियंस होती हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया के के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे कोई ट्रेड जो है वो टैक्स के साथ नहीं होती टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और आपका कोटा सिस्टम नहीं होता, आपके इन्वेस्टमेंट बैरियर्स नहीं होते, ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, नॉन ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होते आपके, ठीक है। तो इजीली जो है कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम यूनियन से क्या मुराद है, जो दूसरा लेवल है उसका, ठीक है, ये भी एक रीजनल इंटीग्रेशन की एक लेवल है, सेकंड लेवल है। तो कस्टम यूनियन से मुराद होता है एक मतलब इत्तेहाद, जो एक आपने ब्लॉक बनाया हुआ, ठीक है, एक जो तंजीम बनाई है आपने, ठीक है। तो कस्टम से मुराद क्या है जी, कस्टम से मतलब जो रिवायती होती है, मतलब कि रिवायात की हम बात, ट्रेडिशन से जब हम बात कर रहे होते हैं तो कस्टम्स का नाम आता है। तो ये बेसिकली ऐसी एक रीजनल इंटीग्रेशन है जिसके अंदर जो है मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कॉमन टैरिफ्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है, उनको जो है अगर इंपोर्ट कर रहे हैं नॉन मेंबर कंट्री से, ठीक है, तो उन पे तो लागू होंगे, लेकिन अगर आपस में कर रहे हैं तो फिर वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के यूनियंस की जो रिवायात है वो ये हैं कि अगर आपस में, अगर फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की बात करें ना हम, यूरोपियन यूनियन अगर हम जो मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करेंगे ना, ठीक है, तो आपस में वो टैक्सेस नहीं फेस करेंगे, आपस में कोटा सिस्टम फेस नहीं करेंगे, ठीक है, आपस में कोई किसी किस्म के टैरिफ बैरियर्स या आपस में कोई किसी किस्म के नॉन टैरिफ बैरियर्स को फेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर यूरोपियन कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो उस वक्त जो है मतलब वो कॉमन टैरिफ्स को भी अडॉप्ट किया जाएगा, और उस वक्त जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको भी वहां पे अडॉप्ट किया जाएगा, अगर नॉन मेंबर से जो है ट्रेडिंग की जाएगी। ये बेसिकली इनकी रिवायात है, ठीक है। तो ये रिवायात के ऊपर चलते हैं कि अगर हम आपस में जो है करेंगे तो हम टैक्सेस वगैरह एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम बाहर वाले किसी के साथ करेंगे तो हम टैक्सेस लगाएंगे, हम टैरिफ बैरियर्स भी लगाएंगे, और हम जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स भी वहां पे अप्लाई करेंगे। इस चीज को अडॉप्ट किया जाता है, ये इनकी रिवायात है बेसिकली, यानी कि अपने लिए फायदा है सोचते हैं। और बाहर वाला अगर कोई जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो उसका मेंबर नहीं है, वो अगर ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए जो है मतलब टैक्सेस भी अप्लाई होंगे, और उसके लिए जो है वो मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी उस कंट्री को फेस करने पड़ सकते हैं। ये इनकी बेसिकली रिवायात हैं, ठीक है। इस तरह की इंटीग्रेशन भी होती है, सेकंड लेवल है इसका। उसके बाद थर्ड लेवल में हम बात करते हैं जी कॉमन मार्केट्स की, हम बात करते हैं। कॉमन मार्केट्स में बेसिकली क्या होता है जी, अ स्टेज ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, ये भी एक थर्ड लेवल है, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन का, इन विच ट्रेड बैरियर्स आर रिड्यूस और रिमूव्ड, ठीक है। ट्रेड के जो बैरियर्स हैं, जो तिजारत के बैरियर्स हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाता है, या कम कर दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है। एंड कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स आर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। एक्सटर्नल बैरियर्स से मुराद क्या है, एक्सटर्नल बैरियर से मुराद यही है कि जब किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त जो बैरियर्स हैं उनको वो एक्सटर्नल बैरियर्स कह रहा है, ठीक है। एक है इंटरनल बैरियर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स, ठीक है।
अगर विद इन द यूनियन जो मतलब बैरियर्स हैं उनको इंटरनल बैरियर आप कंसिडर कर सकते हैं, और मतलब आउट ऑफ द यूनियन मतलब यूनियन से बाहर जो कंट्रीज हैं वहां पे जो बैरियर्स वो उनको हम एक्सटर्नल बैरियर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन मार्केट्स में क्या एक रूटीन चल रही है, उसमें जो है कि जो इंटरनली अगर वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे टैरिफ्स को टैक्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल बैरियर्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि अगर कोई बाहर का कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो वहां पे टैरिफ्स वगैरह लागू होंगे, वहां पे बैरियर्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से भी, ठीक है, आर अलाउड टू मूव फ्रीली अमंग द मेंबर कंट्रीज। अब ये जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि यूरोपियन यूनियन में जो या फिर नाफ्टा कंट्रीज जो हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो पैसे का फ्लो भी करते हैं फ्रीली, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट भी होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी की हम बात कर सकते हैं, लेबर की हम बात कर सकते हैं, लेबर की मूवमेंट होती है, एक्सचेंज होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज में ही है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे दूसरे कंट्रीज की जो कि यूरोपियन यूनियन का या नाफ्टा का हिस्सा नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करते ये, ठीक है, उनको ना कैपिटल की फ्रीली मूवमेंट होती वहां पे, ना लेबर की होती है और ना ही टेक्नोलॉजी की इस तरह से फ्रीली मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर वो ट्रेड करेंगे भी इस तरह की कोई, तो उनको बड़े हाई टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा, बड़े कोटा सिस्टम का, बड़े बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉमन मार्केट्स में जो चल रही है चीज वो यही है कि विद इन द मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा, और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर या रिड्यूस कर देंगे या फिर जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल बैरियर्स है यानी कि दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के हवाले से जो है वो बैरियर्स वहां उन बैरियर्स को स्टेब्लिश किया जाएगा। आया कि हम प्रोडक्ट सर्विस की बात कर रहे हो या फिर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को की बात कर रहे हो। फैक्टर प्रोडक्शन से मुराद क्या होता है, लैंड, चार होते हैं आपके फैक्टर प्रोडक्शन। सबसे पहला होता है लैंड, जमीन, ठीक है, लेबर, ठीक है, जो काम करने वाले बंदे, कैपिटल जो सरमाया आपने लगाया है, और आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं जो कि फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको इसमें चाहिए होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। चार चीजों की वजह से जो है आप बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। चार चीज, इन चार चीजों में से कोई भी एक चीज कम होगी तो आपके लिए बिजनेस जो है वो मतलब नहीं हो कर सकते आप, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये चार मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के वाले से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आया कि हम फैक्टर प्रोडक्शन की बात करें, हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हम सर्विसेज की बात करें, मेंबर कंट्रीज में तो उनकी फ्रीली मूवमेंट होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन मेंबर कंट्री की बात करें तो वहां पे इनकी मूवमेंट नहीं होगी, ना प्रोडक्ट्स की फ्रीली मूवमेंट होगी, ना सर्विसेज की, ना ही फैक्टर प्रोडक्शन की, ठीक है। और अगर नॉन मेंबर कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो वहां पे टैक्सेस का भी सामना करना पड़ेगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है, कोटा सिस्टम को भी फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे जैसे उसने बात की है कि बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो फैक्टर प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो फ्रीली मूवमेंट होती है आपस में मेंबर कंट्रीज में, ठीक है। तो ये कॉमन मार्केट्स हैं, इसमें इस तरह की तरतीब चल रही है, इस तरह से इंटीग्रेशन हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने अलायंस किया हुआ है कि इस तरह से हमने चलना है। उसके बाद आपके जो है इकोनॉमिक यूनियन की हम बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक यूनियन बेसिकली क्या होती है, फोर्थ स्टेज है, ठीक है। फोर्थ स्टेज बेसिकली इसमें हम बात किस चीज़ की करते हैं, ये भी एक रीजनल इंटीग्रेशन का एक लेवल है। इसमें मेंबर कंट्रीज इंजॉय करते हैं ऑल द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली स्टेजेस बट ऑल्सो स्ट्राइव टू हैव कॉमन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है जी, इकोनॉमिक यूनियन से मुराद होता है कि मौशी तौर पे एक आपने यूनियन बनाई हुई है, मौशी मौशी एक तंजीम आपने बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें जो है अर्ली स्टेजेस पे तो आप जो है इंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद वाली स्टेजेस पे जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी का और जो है फिस्कल पॉलिसीज का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक यूनियन का मकसद क्या होता है, ठीक है, मुल्क की जो है इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियंस जो है, ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं या फिर अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, वहाँ की इकोनॉमीज कितनी स्ट्रांग है, या कनाडा की इकोनॉमी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, डेवलप कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो इसी वजह से कामयाब है कि इन्होंने अपनी यूनियंस बनाई हुई है ट्रेड के हवाले से, ठीक है। और ये
ट्रेड को तो प्रमोट करते ही करते हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है अपनी फिस्कल पॉलिसीज भी बनाते हैं, टैक्सेस को भी इकट्ठा करने का इनका बड़ा एक निज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेस भी लोगों पे लगाए जाते हैं और लोगों को आगे से मतलब फैसिलिटीज़ भी हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, रहने के हवाले से फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है। जहाँ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक यूनियंस भी यहाँ पे होती हैं। ये इसका चौथा लेवल है कि इकोनॉमिक यूनियंस बनाई जाएंगी कि अर्ली स्टेजेस पे तो लोग एंजॉय करेंगे, बेनिफिट्स उठाएंगे, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो स्ट्राइव करेंगे कॉमन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए। हर मुल्क के लिए जी फिस्कल पॉलिसी का होना लाजमी है, ठीक, क्योंकि मुल्क की जो रेवेन्यू है ना, एक मुल्क का जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मेन रेवेन्यू है वो क्या है, वो टैक्सेस है, टैक्स की कलेक्शन पाकिस्तान का रेवेन्यू है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना रहा तो उसकी जो करेंसी है, ठीक है, उसमें हार्मनी नहीं होगी, मतलब उसकी करेंसी जो है उसमें उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन नहीं रह सकती, ठीक है। अगर आप बहुत जितना दिल चाहे जो है वो पैसा इशू करते जाएं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हर बंदे के पास पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, लेकिन जो है उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस पैसे की कोई कदर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि किसी ने कहा ना जी कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है जी, तो पाकिस्तान जो है खुद पैसा बना बना के जो है वो लोगों को देता रही है। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, ठीक है, तो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास मशीन है, तो उस मशीन के ज़रिए से पैसा बनाए, ठीक है, और पैसा बना बना के जो है लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। तो इसमें कोई बिग डील नहीं है, स्टेट बैंक ऐसा कर सकता है, स्टेट बैंक के पास मशीन है, वो मशीन बना के पूरे पाकिस्तान के लिए पैसा बना दे और हर बंदे के हाथ में जो है एक एक अरब रुपया थमा दे, सबको अमीर कर दे। लेकिन इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा ये कि पैसे की वो जो कदर है वो बाकी नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा आप नोट इशू करेंगे नोट की उतनी ही कदर में डिक्रीज होती जाती है, नोट की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज आ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन मुल्क में क्रिएट हो जाएगी क्योंकि करेंसी के पीछे रिजर्व्स रखने लाजमी तौर पे होते हैं। सोने के रिजर्व रखने या चांदी के रिजर्व रखने जो है 1960 में इस चीज़ को जो है वो कमिट किया गया था कि अगर करेंसी इशू की जाएगी तो बैकएंड पे रिजर्व रखे जाएंगे। तो अगर कोई कंट्री जो है वो रिजर्व नहीं रख रहा तो इसका मतलब जो है वो मतलब फिर ऐसे ही पैसे छापता जा रहा है बैकएंड पे, उसके पास कोई रिजर्व नहीं है। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में जितना नोट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी लोग हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर स्टेट बैंक के अगर दरवाजे पे चले जाए ना, ठीक है, और उसको कहें जी कि ये हमारे पास जो 5-5 हज़ार के नोट्स है ना, ठीक है, ये सारे के सारे हमें हम हमसे ले लो, इसके बदले हमें सोना दे दो, तो कैन यू इमेजिन फिर क्या होगा। यानी मेरी बात की तरफ तवज्जो है कि सारे के सारे जो बंदे हैं पाकिस्तान में इस टाइम जो 21 करोड़ अवाम है, 21 की 21 करोड़ अवाम स्टेट बैंक के दरवाजे पे चली जाए और इनके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे स्टेट बैंक को दे दें और स्टेट बैंक से कहें जी हमें इसके बदले सोना दे दो, ठीक है, तो यकीन करें आप स्टेट बैंक जो है सिर्फ जितना भी पैसा होगा, ठीक है, उसका 20% जो है सोना दे सकता है, बकिया 80% जो नोट है ना वो 13 रुपए किलो के हिसाब से बिकेंगे, ठीक है। यानी कि जो 5-5 हज़ार के नोट है ना, ठीक है, वो किलो किलो के हिसाब से बिकेंगे, 13 रुपए किलो रेट लगेगा उनका, ठीक है। इस टाइम ये कंडीशन है, इस टाइम इन्फ्लेशन यहाँ तक पहुंच चुकी पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा इससे कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे इंटीग्रेशन के लेवल्स थे, इन सब को इस्टेब्लिश किया जाता है और इनका मकसद क्या होता है, इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना और जो है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना और कंट्रीज को डेवलपमेंट की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाना, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर जब करेंसी इशू करते हैं